वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम में जो मॉडिफिकेशन होता है या एंडोमेट्रियम में थोड़े हमें मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से आपका थोड़ा ये डीप में है, थोड़ा इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो एंडोमेट्रियम मीन्स यूट्रस की जो वॉल के बारे में आपने पढ़ा था। 3 वॉल लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इसमें सबसे पहले बताया था जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये कैसी होती है। तो आपने बोला था ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलराइज होती है। हाईली वेस्कुलराइज होती है। फिर आपने बोला था कि ये साथ साथ कैसी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर हम बात करें बने किसके होते हैं, तो आपने बोला था कॉलमनर एपिथेलियम की। और क्या होते हैं, इसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम प्लस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, ये बता दिया था मैंने आपको। और डायग्रामेटिक भी आपको बताया था कि अगर आप बात करें यूट्रस की तीनों लेयर की, तो बोला था जैसे आप बोलते हो कि ऐसा यूट्रस का अगर स्ट्रक्चर है, तो आप बोलते हो कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको आपने क्या बोला था, पेरीमेट्रियम। इसको आपने क्या बोला था, मायोमेट्रियम। और इसके अंदर जो लेयर होती है ब्लू कैसी होती है, इसको आपने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें लेयर की, ठीक है, जो म्यूकस की लेयर है या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर है, वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी लेयर की बात करें यानी एंडोमेट्रियम की, ये लेयर में कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेटम वेसेलिस, जो वेसल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकेंड जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, अब इस लेयर में क्या खास बात होती है, इसमें जो होता है ना ब्लड वेसल्स, ये क्या होते हैं, टॉर्चियस ब्लड वेसल्स होते हैं। कैसे होते हैं, टॉर्चियस ब्लड वेसल्स। टॉर्चुअस ब्लड वेसल का मतलब, जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, ठीक है, जैसे आपने बोला एंडोमेट्रियम की वॉल है, तो यहाँ पे वॉल बिल्कुल स्मूथली डायरेक्ट नहीं होती। यहाँ पे सब लास्ट में देखिए जो कैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, टॉर्चुअस होते हैं। कि ये वाले, वो इधर साइड से भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कैसे होते हैं, टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्यों आपको ये दोनों लेयर बढ़ाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा आप ध्यान से देखते रहेंगे। अब जो स्टेटम फंक्शनलिस या जिसमें टॉर्चस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर इसकी आप बात करो तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी ट्यूबुलर ग्लैंड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हेल्प कौन करता है, एस्ट्रोजन। कौन कौन करता है, एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वही क्या करता है, इसका कंस्ट्रक्शन करता है ट्यूबुलर ग्लैंड की, जो कहाँ पर होता है, स्टेटम फंक्शनलिस में होते हैं। साथ साथ इसमें हमने पढ़ा था ब्लड वेसल भी कैसे होंगे, टॉर्चुअस होंगे, काफी फोल्डेड होंगे। ठीक है, मीन्स ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड का जो कंस्ट्रक्शन करता होगा वो कैसा ग्लैंड होगा, ऐसे ही ग्लैंड होगा ना,
ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, एस्ट्रोजन ने, ठीक है। पर ये ग्लैंड हमेशा ऐसे ही नहीं रहते, ठीक है। अब होता क्या है, यहीं से थोड़ा आपको ध्यान देना है कि देखो जब ओव्यूलेशन होता है, यानी ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन में होता क्या है, तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन करता है, ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, इसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। क्या करता है, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है, किसके थिकनेस को, स्ट्रेटम फंक्शनलिस के, जो इसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है। जो म्यूकस ट्यूबुलर ग्लैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड में, ठीक है। यहीं पे पढ़ना है। तो जो म्यूकस जो ट्यूबुलर ग्लैंड थे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड, ठीक है। भाई ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जब एक कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड मतलब कुछ ऐसा हो, जैसे आपने बोला ट्यूबुलर ग्लैंड तो ऐसा होगा, कॉर्क स्क्रू शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा ना कॉर्क स्क्रू शेप, ठीक है, बना लो आप, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा ग्लैंड का शेप, कैसा होगा, कॉर्क स्क्रू शेप, ठीक है। तो जब एक कॉर्क स्क्रू शेप के मतलब ये ट्यूबुलर ग्लैंड थे, जब ओव्यूलेशन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, तो हुआ क्या, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का थिकनेस इंक्रीज हो गया। जब इसका थिकनेस इंक्रीज हो गया तो जो उसमें ट्यूबुलर ग्लैंड थे जिसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, एस्ट्रोजन ने किया था, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड में। अब एक कॉर्क स्क्रू शेप जो ग्लैंड फॉर्म हुआ है, ये फंक्शन क्या काम करता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रेट क्या करेगा, यूट्राइन मिल्क क्या करता है, यूट्राइन मिल्क को क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब यूट्राइन मिल्क क्या होता है, ये जो यूट्राइन मिल्क होता है इसमें ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिटिव फ्लूइड होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ठीक है। तो अब ये जो ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ये किसको न्यूट्रिशन देता है, तो करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, टू एम्ब्रियो बिफोर इम्प्लांटेशन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, ये काफी आईएमपी है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो एंडोमेट्रियम है, अगर उसकी लेयर को अगर आप और क्लेरिफाई करो तो दो लेयर उसमें हमें मिलेंगे। एक स्ट्रेटम वैसिलिसिस जिसको आप बोलते हो, उसमें जो ब्लड वेसल्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे, उसके बारे में इतना हमें डिटेल नहीं पढ़ना। मेन जो पढ़ना है, हमें किसको पढ़ना है, सेकेंड होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जिसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं टॉर्चुअस होते हैं, काफ़ी कन्वोलेटेड होते हैं, ठीक है, जो अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। अब इसमें एक ग्लैंड भी होता है, वो ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड। उसको जनरली कंस्ट्रक्ट कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, ठीक है। लेकिन जब ओव्यूलेशन होता है तो होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और जो फंक्शनलिस की जो लेयर है वो थिक हो जाती है ज़्यादा, और जो ट्यूबुलर ग्लैंड थे वो ट्यूबुलर ग्लैंड किस में हो जाते हैं, कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड में, और सिक्रेट क्या करते हैं, यूट्राइन मिल्क, जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है।
अब ये ग्लाइकोजन रिच न्यूट्रिटिव फीड करता है क्या, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को बिफोर इम्प्लांटेशन। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जब आपको पढ़ाया था कि फैलोपियन ट्यूब में जब आप बोलते थे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फैलोपियन ट्यूब में आपको पहले एक एग सेल पढ़ाया था मैंने, एग सेल वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आएगा एम्ब्रियो, तो आपको पता है इम्प्लांट होने में 5 to 6 डेज लगते हैं, ठीक है एम्ब्रियो को। तो उसके जब इम्प्लांट हो जाएगा तब तो उसको न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब इम्प्लांट होने में 5 to 6 डेज लगते हैं, तो उसके पहले भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, यूट्राइन मिल्क। कौन करता है, यूट्राइन मिल्क, जो रिलीज कहाँ से होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल से ही रिलीज होता है। और कौन रिलीज करता है, कार्प से ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब ये पार्ट किसका है आपका, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का पार्ट है, ठीक है। जो क्या जो करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को बिफोर इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उस समय न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा। ये तो फिलहाल आईएमपी आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपने बोला कि चलो एम्ब्रियो बना ही नहीं, ठीक है, नहीं फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर एक केस है क्या हुआ आपने, इफ फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, ये तो तब मैंने बताया ना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ, फंक्शनलिस थिक हुई, कॉर्क स्क्रू से ग्लैंड बने और यूट्राइन मिल्क रिलीज किया। बट अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन का। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो इसके बेसिस पे क्या होगा, शेडिंग होगी, जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर थी, इसका हमने बोला था कि ये जो ब्लड वेसल्स होंगे कैसे होंगे, काफी कन्वोल्यूटेड होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, शेडिंग होनी स्टार्ट होती है, ब्रेकिंग ऑफ होती है, ब्लड वेसल्स टूटते हैं, ठीक है, किसकी, एंडोमेट्रियम की। किसके बेसिस पे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो जो ट्यूबुलर, जैसे आपने बोला था ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स भी वैसे ही प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स वाले क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो क्या होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। और स्पेशली अगर बात करो कि ब्रेकिंग ऑफ किसका होता होगा, तो अभी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका किसका होता होगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। यानी स्ट्रेटम फंक्शनलिस की जो लेयर जो है, टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होते हैं तो होता क्या है कि आगे फिर क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अकर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अकर होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, कब तक के लिए, आगे अगर आप बात करते हो कि जो जो 26 डेज की जो आप आगे जाके जो भी प्रेगनेंसी चलती है, ठीक है, 9 मंथ, तब तक क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो जब इंटर करता है यूट्रस में, तो उस समय क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है और ट्यूबुलर ग्लैंड को किसमें चेंज कर देते हैं, कॉर्पस स्टेप में, वहाँ पे यूट्राइन मिल्क मिलता है। और वो क्या होता है, आगे जाके फिर कुछ दिन बाद इम्प्लांट हो जाता है, तो प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है। फिर लेकिन अगर नहीं इम्प्लांटेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है और जो ये जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल थे वो ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं। और जब ब्रेक होते हैं तो फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। एक सेल वो ब्लड के साथ क्या होता है, मिक्स होकर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। नेक्स्ट आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि चलो आप बोलते हो कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एम्ब्रियो का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो आप बात करो आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब आपसे पूछा जाए एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, तो आप इसको सीधे बोलोगे ना, कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम में। यही तो होता है ना, ठीक ठीक है। तो इसी को बोलते हो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ, इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में आप बात करो कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, तो एंडोमेट्रियम में। जो जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, प्रेगनेंसी की जब आप बात करते हो, चाहे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में, तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम को एक दूसरे टर्म से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज डेसिडुआ। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, ठीक है। तो डेसिडुआ टर्म को यूज करते हैं जब एम्ब्रियो क्या होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल पे, तो उस समय उस एंडोमेट्रियम को हम टर्म देते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। अब इस डेसिडुआ की बात करो, ठीक है। तो जो डेसिडुआ फॉर्म होती है, ठीक है, तो ऐसी डेसिडुआ को में भी क्या होते हैं, 3 लेयर बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 लेयर बनते हैं। अब क्या बनते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलो, जैसे आपने बोला, चलो अगर हम डेसिडुआ की बात करें, ठीक है, जब आप बोलते हो कि जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम में, ठीक है, तो उस समय हम एंडोमेट्रियम को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। उस समय एंडोमेट्रियम 3 लेयर जैसे फॉर्म करती है। तो कौन कौन सी लेयर फॉर्म करती होगी, तो मैंने 1 2 3 करके ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये क्या है, आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, तो इम्प्लांट होने के बाद क्या फॉर्म होगा, प्लेसेंटा फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होती है, पूरी कवरिंग होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो चलो, होता क्या है कि जो पहला लेयर, फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ को, फर्स्ट को हम बोलते हैं डेसिडुआ, डेसिडुआ पैरेटलिस। डेसिडुआ पैरेटलिस ये क्या होती है, यहाँ पे जो ये जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, इसकी कोई रिलेशन नहीं होता है एम्ब्रियो से, नो रिलेशन विथ एम्ब्रियो। डायग्राम तो देखते हैं। देखो, ये मैंने बोला था फर्स्ट डेसिडुआ पैरेटलिस। देखो यहाँ एम्ब्रियो से कहाँ कनेक्शन है, एम्ब्रियो यहाँ पे, ये बाहर वाले जो लेयर है इसको आपने क्या बोला, डेसिडुआ पैरेटलिस। सेकेंड जो लेयर है, ठीक है, सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेसिडुआ प्लेसेंटालिस। सेकेंड जो लेयर मतलब ये वाला जो आपने बनाया, ठीक, जो सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ठीक है, ये फॉर्म करता है कंट्रीब्यूटिंग प्लेसेंटा फॉर्मेशन। क्या करता है, कंट्रीब्यूटिंग प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। जो थर्ड लेयर डेसिडुआ की है, ठीक है, थर्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये कहता है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सराउंड एम्ब्रियो फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है, टिल 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि फिलहाल ये डेसिडुआ का बनने का क्या मतलब हुआ, इस एंडोमेट्रियम में इस 3 लेयर के मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ये जब एम्ब्रियो आता है यूट्रस में, आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम में जब इम्प्लांट होने के लिए, तो उस समय एंडोमेट्रियम की वॉल को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। मतलब वो 3 लेयर की जैसे फॉर्म करती है। एक लेयर जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर जो मैंने बताया था, जो एम्ब्रियो से कोई रिलेशन नहीं रखता। सेकेंड लेयर जो होता है, सेकेंड लेयर क्या करता है, आगे जाके प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और जो थर्ड लेयर होता है, ये वाली लेयर, वो करता क्या है, एम्ब्रियो को कवर करता है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। तब तक कवर करता है जब तक, क्या बोल सकते हो कि चाइल्ड का बोल सकते हो कि जब बर्थ होने वाला होता है, उस समय लेयर
टेक होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो तब तक कवर करता है जब तक प्रेगनेंसी होती है, मतलब आप बोल सकते हो 9 मंथ, ठीक है। तो अब बोलते हो कि जो ये कवर करने का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मेनली करता क्या है, इन जो डेसिडुआ करता क्या है, तो डेसिडुआ करता क्या है, बेसिकली प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मदर इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मदर बॉडी उसको फॉरेन पार्ट या बोल सकते हो फॉरेन डीएनए या फॉरेन सेल समझ के उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए और उस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय ना कर दे या किल ना कर दे। तो ये जो डेसिडुआ है वो करता क्या है, उस एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या करती है, कवरिंग फॉर्म करती है। मैंने और आपको डिटेल में बता दिया उस डेसिडुआ में कौन सा लेयर फॉर्म करेगा, तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस। जो सेकेंड था डेसिडुआ उसको हम क्या बोलते हैं, पेटालिस, जो करता क्या है, प्लेसेंटा फॉर्म करता है। लेकिन आप नॉर्मल भी डेसिडुआ तक याद कर सकते हो कि डेसिडुआ बोलते क्यों है, कि डेसिडुआ एंडोमेट्रियम की वॉल करती क्या है, एक कवरिंग फॉर्म करती है एम्ब्रियो को, ठीक है। और एक कवरिंग करता क्या है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है मदर इम्यून सिस्टम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, ये तो यूट्रस वाला पार्ट आपने पढ़ लिया। यूट्रस के नीचे मैंने बताया था कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, सर्विक्स का, ठीक है। जो आपने बोला था कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप पढ़ रहे थे लास्ट में, आप बोलते हो जो सर्विक्स वाला पार्ट है, थर्ड वाला, ठीक है। तो सर्विक्स आप बोल सकते हो कि अगर हम बात करें जो नॉर्मली, ठीक है, जो सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 20 to 50 ml, क्या है 50 ml, 20 to 50 ml क्या होता है इसमें, डेली थिक चल्की फ्लूइड रिलीज होता है। जैसे मैंने यूट्रस वाला पार्ट आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बोला क्या है, यूट्रस के नीचे आपने पढ़ा था सर्विस का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपने एक्सटर्नल ओएस और इंटरनल ओएस आपको बता चुका हूँ। आपने बोला बीच का जो है उसको आप क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। नॉर्मली जो सर्वाइकल कैनाल होता है उसमें क्या होता है, 20 to 50 ml डेली ये बेसिस पे क्या होता है, थिक या चौकी फ्लूइड क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना कि ये तो डेली बेसिस पे रिलीज होता है, ठीक है। जब बोलते हो फर्टाइल पीरियड या प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में क्या होता है, तो आप बोलते हो जो ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, उस समय क्या होता है कि ये जो डेली चल्की फ्लूइड है ये होता क्या है, ये बिकम स्ट्रेचेबल, कैसा हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, ठीक है, काफी, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम करते क्या हैं, कंफर्म करते हैं टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो आपने क्या बताया, जो नॉर्मली जो सर्वाइकल कैनाल है वो 20 to 50 ml डेली थिक चल्की फ्लूइड रिलीज करता है, नॉर्मल बेसिस पे होता है। लेकिन अगर हम थर्टाइल पीरियड की बात करें, ठीक है, कब आप बोल सकते हो कि एक वेर है क्या होता है, रिलीज होगा, या ओव्यूलेशन की बात करें, ओव्यूलेशन कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए उस समय क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो उस समय जो थिक चर्बी फ्लूइड है वो बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे हम ओव्यूलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन कब होगा या कैसे रिलीज होगा, ठीक है। चलो और डिटेल आप लोग और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी यहीं तक। नेक्स्ट हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में लास्ट में पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में, क्या पढ़ेंगे हम, वेजिना के बारे में, ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि
वेजिना या वेजाइना के बारे में, तो कितना होता है 7, इसकी लेंथ की बात करें तो कितना होता है 7.5 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। 7.5 टू 10 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो ट्यूब, या आप बोल सकते हो कैनल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब या कैनाल होता है। अब आप बात करो इसकी लोकेशन की, तो वो होता क्या है, फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो कहाँ होगा, फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी सर्विक्स से बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हो, वेजाइना। ठीक है, अगर हम बात करें वेजाइना की, तो वो किससे लाइंड होता है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी आईएमपी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको आप याद रखेंगे। जो वेजाइना की लाइनिंग होती है वो किससे होती है, लाइंड बाई नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपके नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि जो वेजाइना की लाइनिंग होती है किससे होती है, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो वेजाइना में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है या नहीं होता, तो यहाँ पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर हम पीएच की बात करें, ठीक है, पीएच कैसा होगा इसमें, तो पीएच कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है, हाईली एसिडिक वेजाइना का। ठीक है, मीन्स आप बात करते हो 34.4 से लेके 4.8 पीएच क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों एसिडिक पीएच होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक इसके लिए है, जो नेचुरल माइक्रोब्स है, नेचुरल फ्लोरा है, जिसका नाम क्या बोलते हो आप, लैक्टोबैसिलस, इसके ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैक्टोबैसिलस के बेसिस पे क्या होता है कि आप बोल सकते हो वो काफ़ी स्मूथ, या बोल सकते हो कि काफ़ी तेज जो इन्फेक्टेड होने वाला पार्ट है, जिसके बेसिस पे वहाँ लैक्टोबैसिलस वगैरह जब ग्रो करते हैं स्टिग्मेडियम में, तो अदर इन्फेक्शन से क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हाईली एसिडिक पीएच होने का रीजन यही है, जो लैक्टोबैसिलस वहाँ पे काफ़ी प्रेजेंट होते हैं, जो नेचुरल फ्लोरा बोल सकते हो या माइक्रोऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, जो करते क्या है, उसको अदर इन्फेक्शन वगैरह से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करो कि वेजाइना का फंक्शन क्या होगा, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, तो पहला तो क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो हम इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, और कब बोलते हैं, along with cervix, along with सर्विक्स। अगर सर्विक्स के साथ अगर हम वेजाइना को कंबाइन करें तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। मीन्स बर्थ कैनाल को आप कैसे बोल सकते हो कि जो सर्वाइकल कैनाल है प्लस वेजाइनल कैनाल जो है, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, जो वेजाइना होता है इस पे क्या होता है, ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होता है, जिसको हम टर्म कह देते हैं कॉल्ड एज वेजाइना रूबी, जो आप स्टमक वगैरह में एक केस में देखते होंगे रूबी का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना या वेजाइनल रूबी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वेजाइनल, अगर वेजाइना के स्ट्रक्चर में हम बात करें, जो वेजाइनल ओरिफिस है,
वेजाइनल ऑरिफिस मतलब जो जो ओपनिंग है एक कवर्ड होती है किससे, कवर्ड विथ थिन मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते क्या है, हाइमेन, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज हाइमेन। देखो यहाँ पे हाइमेन से रिलेटेड कुछ बात आपसे करनी है, ठीक है। जनरली अब बहुत सारे गांव में या विलेज में आप बोल सकते हो वैसे कस्टम में ऐसा मानते हैं हाइमेन इज द वर्जिनिटी फॉर एनी फीमेल, ठीक है। बट बिफोर आप बोल सकते हो मैरिज वेरिफिकेशन, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। जो हाइमेन है, हाइमेन रैप्चर भी हो जाता है, जो बिजनेस एक्सरसाइज, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, ठीक है। तो ये सारे केस में क्या होता है, हाइमेन रैप्चर हो जाता है। तो इसके बेसिस, हाइमेन के बेसिस पे या हाइमेन के एब्सेंस के बेसिस पे, इन प्रेजेंस या एब्सेंस किसी की बात करो, इसके बेसिस पे ये नहीं इंडिकेट करता कि वो फीमेल वर्जिन है या नहीं, या उसने कभी पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया, ठीक है।